नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी कोर्स वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं पीडीसी एग्जाम 2026 की। आप तैयारी करी होंगी और आप बीए सेमेस्टर 4th की विद्यार्थी होंगी, तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज डिटेल से हम बात करने वाले हैं आपके बीच में। एससी के अंतर्गत आपने सब्जेक्ट ले रखी होगी आपकी लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी सब्जेक्ट होगी। तो आप सभी को पता है कि इसमें टोटल लेक्चर आपकी 30 घंटे का आपका सिलेबस है, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट इसकी क्या रहने वाली। तो एग्ज़ाम डेट आप सभी के बीच में आप सभी को पता है कि 9 जुलाई को इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। 9 जुलाई को आपकी इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। 9 जुलाई 2026 को इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। कोर्स कोड की बात करिए तो आपका ये कोर्स कोड है। और इसके सिलेबस की बात करें तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आपका इस प्रकार दिया गया है। लीडरशिप क्या होती है, इसमें डेफिनेशन एंड मीनिंग के बारे में पूछा गया है। और बाद में आगे आपके सिलेबस के बारे में बात की जाए तो आगे आपके बारे में पूछा गया है कि थ्योरीज एंड लीडरशिप क्या होती है, इसकी जो मुख्य प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। और ये आपका इस प्रकार सिलेबस दिया गया है, ठीक है। आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी। इसमें आपका सिलेबस दिया गया है 4 यूनिट में। तो इन चारों यूनिट का सिलेबस आज ये की क्लास में हम करने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो में आपको बीच में कंप्लीट सिलेबस करेंगे। लगभग आपका ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इसलिए एक ही क्लास में हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षावर्ती विश्वविद्यालय सीकर के विद्यार्थी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि नेतृत्व एवं विकास, व्यक्तिगत विकास का स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम में आपको जो भी समझाया गया है वो आप पढ़ सकती है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो ये आप अगर पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप का नेतृत्व, यानी कि नेतृत्व का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, नेतृत्व की परिभाषा क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व की परिभाषा और अर्थ क्या आता है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं नेतृत्व होता है क्या, ठीक है। तो नेतृत्व क्या होता है तो आपको सिंपली देख लेना है, ठीक है। क्या होता है नेतृत्व, किस प्रकार होता है, ठीक है। तो बिना किसी अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नेतृत्व किसी व्यक्ति की उस क्षमता या योगदान को दर्शाता है, यानी कि उस क्षमता या उस ताकत को दर्शाता है जिसके माध्यम से वह किसी समूह या संगठन के सदस्यों के व्यवहार के दृष्टिकोण कार्यों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे स्वेच्छा उत्साहपूर्वक सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। यानी कि नेतृत्व उसकी क्षमता होती है, क्या क्षमता होती है कि वह समूह या संगठन में किस प्रकार कार्य करे जिससे कि उसके लोग प्रभावित होकर उसी संगठन में शामिल करने के लिए खुद मौका दे या प्रयास करने लगते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। वो इस प्रकार आपका होता है नेतृत्व, ठीक है। आगे बात करें तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से नेतृत्व केवल सत्ता या पद का नाम नहीं है, यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये केवल एक सत्ता या पद नहीं होता है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया जो अनुयायियों और नेता के बीच पारस्परिक संबंधों का आधारित करती है। यानी कि नेतृत्व कब होता है, नेतृत्व एक व्यक्ति का सही सामाजिक भिन्नता होती है। एक अच्छा कार्य वह समाज में करता है तो उसका नेतृत्व को देखकर उसकी सीट तय नहीं होती है, बल्कि उसका एक अपना एक अनुयायी और नेता के बीच में जो संबंध होता है उसकी स्थापना होकर एक अच्छा नेता का उत्पादन प्रवृत्ति हो पाता है, ठीक है। यह आपको प्रयास करना है। आगे बात करते हैं आगे विभिन्न प्रबंधी के विचारों के अनुसार नेतृत्व की परिभाषा है। कुछ नेताओं ने अलग अलग परिभाषा दी है, तो उन परिभाषा में बात करते हैं। सबसे पहले कुटस एव ओनोडेल की परिभाषा से मैंने बात करते हैं। बाद में आपके बीच में हम और बात करें। नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की वह कला अथवा प्रक्रिया जिससे वे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से उत्साहपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित। जॉर्ज टेरी जॉर्ज टेरी के अनुसार क्या है, नेतृत्व पारस्परिक प्रभाव डालने की वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति को किसी सादा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित किया जाता है। आगे बात करें नेतृत्व का महत्व है, नेतृत्व का प्रबंधन, ठीक है। नेतृत्व का प्रबंधन किस प्रकार होता है, ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि नेतृत्व का महत्व विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो किसी संगठन यानी कि किसी संगठन या समाज की सफलता काफ़ी हद तक उसके नेतृत्व की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से बिंदु आ जाते हैं आपकी, तो आता है उद्देश्यों और स्पष्टीकरण वाला आ जाता है, एक आपका आता है कर्मचारियों और अभिप्रेरण वाला आता है आपके इसमें, एक आता है आपका समन्वय और टीम यानी कि टीम वर्क आता है आपका, एक परिवर्तनों का सुगम क्रियान्वयन आपका आता है, ठीक है। तो चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों चारों के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके बीच में
उद्देश्यों का निर्धारण और स्पष्टीकरण। एक प्रभावी नेता संगठन के दीर्घकालीन और अल्पकालीन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यानी कि जो प्रभावशाली नेता होता है वह लंबे समय तक एक लक्ष्यों को स्पष्ट और परिभाषित करता है और उन्हें टीम के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कि लगातार उद्देश्यों का निर्माण करता है और उसे टीम के लोगों को बताने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं कर्मचारियों का अभिप्रेरण। नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकता को समझकर उन्हें निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनकी आत्मविश्वास भी वृद्धि होती है। यानी कि एक नेता लगातार अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करता है कि आप एक अच्छा कार्य कर सकते हो, तो इसलिए कर्मचारियों को अभिप्रेरण वह प्रमुख से करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि समन्वय और टीम भावना। यानी संगठन के विभिन्न भागों व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करना और उन्हें टीम भावना के बीच में सूत्र बांधना, यानी कि टीम के लोगों में एकता बांधे रखना और एक सही तरीके से कार्य करने के लिए वह प्रमुख रूप से कार्य करता है। आगे बात करते हैं आपके परिवर्तन और का सुगम क्रियान्वयन। तो गतिशील व्यावसायिक वातावरण में नवाचारों और परिवर्तनों को स्वीकार करना आसान नहीं होता है। ठीक है, एक कुशल नेता संगठन में सकारात्मक स्वाद के माध्यम से इन परिवर्तनों को बिना किसी प्रतिरोध के लागू करवाता है। यानी कि परिवर्तनों का समय, यानी कि जब लगातार गतिशील व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनके लिए कई बार नए जो विचार आते हैं वह आसान नहीं होते, लेकिन एक कुशल नेता संगठन में सकारात्मक शुरुआत करके, यानी सकारात्मक बातें बताकर कि हम ऐसे कार्य कर सकते हैं और अपनी टीम को, अपने समूह को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे भी जाते हैं नेतृत्व और प्रबंधन। ठीक है, तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भी आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। नेतृत्व एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार से समझा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो प्राय नेतृत्व प्रबंधन को एक ही अर्थ प्रयुक्त कर लिया जाता है, परंतु संगठनात्मक व्यवहार के सिद्धांतों के अनुसार इन दोनों अवधारणाओं में सूक्ष्म और गहरा अंतर पाया जाता है। प्रबंधन का संबंध मुख्य रूप से संगठन की जटिलताओं से निपटने के लिए होता है। ठीक है, प्रबंधन क्या होता है, तो संगठन की जटिलताओं से निपटने के लिए होता है, नियोजन करने के लिए होता है, बजट बनाने के लिए होता है, नियंत्रण स्थापित करने से होता है। जबकि नेतृत्व क्या करता है, नेतृत्व मुख्य सरोकार परिवर्तन लाने, प्रेरणा देने और दिशा निर्धारण करने के लिए कार्य लेता। तो हमने नेतृत्व के बारे में ऊपर बात की थी कि टीम को किस प्रकार मजबूत करता है, किस प्रकार टीम के लोगों में आपसी मतभेद को कम करता है, उन्हें एक सही तरीके से नए कार्यों को करने के लिए ऊर्जा देता है। तो नेतृत्व आप समझ चुके होंगे। यह संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल प्रबंधन और प्रभावी नेतृत्व दोनों ही समान रूप से आवश्यकता होती है। प्रबंधन जहाँ व्यवस्था और स्थिरता प्रदान करता है, वही नेतृत्व विकास और अनुकूल से निश्चित करता है। तो ये आप समझ चुके होंगे नेतृत्व और प्रबंधन क्या है। इन दोनों में अंतर के बीच में अगर आपको बीच में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं आपके बीच में नेता बनाम प्रबंधन। तो नेता व प्रबंधन के मध्य पाए जाने वाले सैद्धांतिक और व्यवहारिक अंतरों में समझने के लिए निम्नलिखित तुलनात्मक सारणी का अवलोकन नीचे किया गया। ठीक है, नेता बनाम व प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा अंतर हम करेंगे, अंतर हम प्रमुख रूप से करने वाले हैं। तो कुछ मूल दृष्टिकोण के माध्यम से हम अंतर करेंगे, तो आपको इस क्लास को देखना है। ठीक है, तुलनात्मक दृष्टिकोण हम करने वाले हैं। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेता और प्रबंधन के में थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टिकोण आपके 10 नंबर व 20 नंबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, आपको इसको पढ़ कर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाली कि मूल दृष्टिकोण क्या है। तो ये दूरदर्शी होता है आपका नेता, और भविष्य की नई संभावनाओं को संचालित करता है। यानी कि दूरदर्शी होता है, आगे की सोचता है, भविष्य की सोचता है। जबकि प्रबंधक ये वर्तमान लक्ष्यों के लिए होता है, वो कार्य कुशलता पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब आते हैं सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत ये इसका प्रभाव व्यक्तिगत गुणों, विश्वास और अनौपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, इसका अनौपचारिक संबंधों पर से आधारित होते हैं। आगे आपकी बात करते हैं प्रबंधक की। तो इसकी सत्ता संगठन द्वारा प्रदान की जाती है, यानी इसकी सत्ता संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक पद और वैधानिक अधिकारों पर आधारित होता है। ठीक है, आगे बात करिए लक्ष्य की प्राप्ति की। लक्ष्य प्राप्ति के बारे में बात करिए तो ये नए विचारों और अपरंपरागत रास्तों की खोज कर नवाचार करता है, जबकि ये स्थापित नियमों, प्रणालियों और योजनाओं के दायरे में रहकर कार्य करता है। आगे बात है जोखिम लेने की प्रवृत्ति। तो ये जोखिम उठाने का प्रयोग करने में से डरता है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति आपका नेता होता है, वह जोखिम उठाने के लिए डरता है। लेकिन आपकी जब पूरी टीम साथ में होती है, प्रबंधक पूरा साथ में होता है, तो ये जोखिम को न्यूनतम करने में और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। क्योंकि डरते नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग होते डरते नहीं, लेकिन जब एक लोग होता है, एक आदमी होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, तो वह डरने में लगता है। आगे बात करते हैं संचार की दिशा की। बात करिए तो संचार की दिशा, संचार मुख्य रूप से द्विगीय मार्गीय होता है, और वो संवादात्मक होता है, अनौपचारिक होता है। आगे बात करें तो संचार पर्याय आदेशात्मक और संगठनात्मक पदानुक्रम के अनुसार होता है। और आगे अनुयायी वर्ग के बारे में बात करते हैं, इसके पास वैश्विक अनुयायी होते हैं, इसके पास इसके अधीन कार्य करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तुलनात्मक सारणी समझ में आई होगी, कुछ शब्द आपको समझ नहीं आए होंगे।
तो इनके लिए आपको दर्शाए को आप फिर से पढ़ने का प्रयास करना, जिसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और अब बात करते हैं प्रभावी नेता के आवश्यक गुण कौन से होते हैं। तो ये प्रभावी नेता के गुण कौन से होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक सफल और प्रभावी नेता बनने के लिए किसी व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुणों का होना अपरिहार्य माना गया है। इन गुणों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक आपका आता है शारीरिक एवं मानसिक गुण आता है, एक आपका आता है नैतिक या भावनात्मक गुण, एक आता है आपका सामाजिक या व्यवहारिक गुण। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लगभग आप मान के चलेंगे 70% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, 10 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एक हम बात करने वाले हैं आपके बीच में शारीरिक या मानसिक नेता के बारे में, ठीक है। तो एक नेता के पास प्राय शारीरिक ऊर्जा होती है, सहन शक्ति होती है, स्वास्थ्य होता है, ताकि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ऊर्जावान हो। यानी कि एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, एक नेता बीमार नहीं होना चाहिए कभी भी, और एक उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, और एक साथ ही तरहवर्ती भी, यानी कि उसमें दिमाग भी होना चाहिए, दूरदर्शिता भी होनी चाहिए, और रचनात्मक सोच भी होनी चाहिए, त्वरित नन्य भी होने चाहिए। यानी कि कौन सा कार्य किस प्रकार, कौन सी सड़क का निर्माण करना है, किस प्रकार कौन से शहर का, उस गली का कचरा साफ करना है, उस गली का क्या करना है, उस लोगों को किस प्रकार किसानों को सहायता करनी है। तो उन सभी की बुद्धि एक व्यक्ति में, एक नेता में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नैतिक एवं भावनात्मक गुण, यानी कि प्रभावी नेता में उच्च स्तर की ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चरित्र दृष्टा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे गुण उसे अपने अनुयायियों की भावनाओं को समझने, उनके साथ आत्मीय संबंध में स्थापित करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। ये भी आप समझ चुके होंगे कि उसको अपने सभी जो छोटे दल के नेता है, बड़े दल के नेता है, उनसे सही तरीके से बात करनी चाहिए, उनको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आगे बात करते हैं आपकी सामाजिक एवं व्यवहारिक गुण। तो कुशल संचार क्षमता, नेतृत्व की फैली रहता है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना, दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, यानी कि यह नहीं कि अपनी अपनी बात बकते हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते। इसके अलावा सहयोग की भावना, उत्तरदायित्व स्वीकार करने का साहस और दूसरों के योगदान की सराहना करने की क्षमता एक नेता में समाज में लोकप्रिय बनाती है। जिस प्रकार आपके जैसे हनुमान बेनीवाल जी आपके हैं, तो हनुमान बेनीवाल जी कई बार भजनलाल जी को मुख्य अधिराज की उपाधि देते हैं, कभी कुछ देते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम है, वो डरते नहीं है। लेकिन कभी भी भजनलाल जी ने वापस मुंह तोड़ जवाब कभी भी नहीं दिया, क्योंकि भजनलाल सोचते हैं कि मैं क्या जवाब दूं उनको, ये वापस मेरे ऊपर आएंगे। इसलिए आपकी जो हनुमान बेनीवाल है, वह फ्रीडम है, वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। हनुमान बेनीवाल जी बिल्कुल फ्रीडम है, ठीक है। तो वह कह सकते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ी पावर भी है। अब बात करते हैं इकाई ठूक के बारे में। इकाई ठूक के बारे में नेतृत्व के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। तो नेतृत्व की उत्पत्ति कैसी होती है और कोई व्यक्ति किस प्रकार एक प्रभावी नेता बनना है, इस विषय पर एक विभिन्न कालखंडों में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रबंध के विचारकों ने शोध किया है। इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, और आप सभी को बता दें कि इन सभी का नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करना है 88 75 63 99 49 मैसेज करना है 88 75 63 99 50 आपको मैसेज करना है। आपको 49 प्राइज पे करनी पड़ेगी, 49 प्राइज पे करनी पड़ेगी। बाद में आपको ग्रुप में ऐड करते जाएगा। उसमें हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपके बीच में प्रोवाइड, और लास्ट ईयर का पेपर प्रोवाइड करेंगे, और बाद में आपको 1 दिन पहले गेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे। ये सब हम करने वाले हैं आपके बीच में, आपकी नोट्स पेज में। तो सबसे पहले बात करते हैं विशेषता सिद्धांत। ये विशेषता सिद्धांत क्या होता है, और आकस्मिकता का पारिस्थितिक सिद्धांत। तो आपको इसको लेने कर चलना है कि ये कितने नंबर वाले में आएगा। तो ये आपका आएगा नेतृत्व के सिद्धांत आएगा, ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप मान के चलिए 20 नंबर वाले में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। 100% इसको लिख लीजिए, ठीक है। 100% आपने लिख लिया होगा। ये आएगा क्वेश्चन 1 × 20, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 या 2 भी आ सकते हैं, और 20 नंबर का आपका
पेपर पास एक तो इसी क्वेश्चन से हो जाएगा आपका, ठीक है। छोटे वाले में भी आ जाएगा। तो विशेषता सिद्धांत नेतृत्व के सबसे प्राचीन दृष्टिकोण में से एक है। एक महान व्यक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की मूल सामान्यता यह है कि नेता जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता है। यानी कि नेता जन्मजात होता है, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। इसमें मूल तत्व कौन सा है और इसमें आपका एक आलोचना किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल तत्व। तो इस सिद्धांत के अनुसार कुछ विशेष शारीरिक और मानसिक और सामाजिक गुण, आत्मनिष्ठता, बुद्धिमत्ता, फैसले करने की क्षमता और व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, उसे दूसरों से अलग कर स्वाभाविक नेता बनाती हैं। यानी कि नेता होता है वो जन्म से ही एक नेता का रूप जन्म लेता है। उसमें अलग अलग जो आपकी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है और एक अच्छी सोच होती है, तो इस प्रकार वह नेता बनता है। आलोचना के बारे में बात करें तो आलोचना विशेषता सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये बात को स्पष्ट करने में है कि समर्थ रहा है कि कौन सी विशेषता कितनी मात्रा में होनी चाहिए। इसके अलावा ये सिद्धांत उन नेताओं के उद्भव या क्या करना ही कर पाता है जिनमें वे जन्मजात गुण नहीं थे, परंतु उन्होंने प्रशिक्षण और अनुभव के बल पर उत्कृष्ट नेता क्षमता विकसित की है। क्या था आपका व्यवहारवाद का सिद्धांत, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। व्यवहारीवादी सिद्धांत, ठीक है। ये आपके अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो विशेषता सिद्धांत की सीमाओं को देखते हुए 2000 ये कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1900 है या कितना, 1780 और 1900, ये थोड़ी सी इसमें समझ नहीं आ रहा है, ये आपकी भाषा है इसको समझ नहीं आ रहा है। कि दक्षिण व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय हुआ है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र नेता पैदा नहीं होते बल्कि वे अपने व्यवहारवाद से बनते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये सिद्धांत नेता की आंतरिक गुणों के स्थान पर उसके बाह्य व्यवहार और उसकी कार्यशैली पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के अध्ययन प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन से आएंगे तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एओ स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले एओ स्टेट यूनिवर्सिटी वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कितने वाले में आ सकता है, तो लगभग 2 नंबर वाले में या 10 नंबर वाले में आ सकता है, ठीक है। ओयो के शोधनकर्ता के व्यवहार को 2 स्वतंत्र में बांटा गया है, ठीक है। 2 प्रमुख स्वतंत्र श्रेणियों में बांटा गया है। इसी सबसे पहले आती है आपकी कार्य संरचना की, बाद में आती है आपकी संविधानात्मक आती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं आपकी कार्य संरचना। तो इसका तात्पर्य उस सीमा से है जहाँ एक नेता अपने और अधीनस्थ कार्यों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित और परिभाषित करता है। इसमें कार्य का विभाजन, समय सीमा का निर्धारण और नियमों का पालन शामिल होता है। इसका तात्पर्य उस सीमा से है जहाँ एक नेता अपने अधीनस्थों के साथ संबंध, अपनी विश्वास, सम्मान, उनकी समस्या के प्रति संवेदनशीलता और दोस्ताना व्यवहार आधारित होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे मिशिगन यूनिवर्सिटी। तो मिशिगन के शोधकर्ता ने भी लगभग आपकी 2 कार्यशैलियों की पहचान की। एक आपकी होती है कर्मचारी केंद्रित शैली, एक आपकी होती है उत्पादन केंद्रित शैली, ठीक है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें नेता बहुमानवीय संबंधों का प्राथमिकता देता है, कर्मचारी की व्यक्तिगत आवश्यकता और कल्याण में रुचि लेता है, उनके व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी उत्पादन केंद्रित शैली। इसमें नेता का पूरा ध्यान कार्य की तकनीकी प्रक्रियाओं, उत्पादन के लक्ष्यों, कार्य संपादन की विधियों पर होता है। कर्मचारियों पर का केवल उत्पादन के साधन के रूप में देखा जाता है। ऐसी प्रबंधकीय ग्रेड, ये भी आपके एग्जाम में दिया गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे एक सारणी बनाकर भी इसको समझाया गया, तो वो भी हम अगर टाइम रहा तो उसको समझेंगे, लेकिन आपको इसमें शूट ले लेना है इसका, ठीक है। रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउंटेन ने ओयो मिशिगन अध्ययनों के मध्य आधार पर द्वि-आयामी ग्रिड का विकास किया, जिसे प्रबंधकीय ग्रिड कहा जाता है। जिससे ग्रिड में 2 अक्ष होते हैं, उत्पादन की चिंता, ठीक है, क्षैतिज अक्ष पर लोगों की चिंता लंबवत होती है और वही दोनों अक्षर 1 से 9 तक अंकों के पैमाने पर होता है, जिसमें कुल आपके 81 नेतृत्व शैलियाँ बनती है। इसमें 5 मुख्य प्रमुख शैलियों का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एग्जाम में एडवांस लेवल हो जाएगा, ठीक है। एडवांस लेवल हो जाता है, इसलिए आप इसको स्पीक कहते क्या कहते हैं, स्किप कर सकते हो। एक आपके आता है तीसरा और लास्ट सिद्धांत आपका आता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आकस्मिकता का सिद्धांत, ठीक है। तो आकस्मिकता का सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि कोई भी व्यक्ति
कोई भी एकल नेतृत्व शैली सभी परिस्थितियों में सर्वोत्तम नहीं हो सकती। नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता के व्यवहार और उस विशिष्ट परिस्थिति के बीच तालमेल पर निर्भर करती है जिसमें वह कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं ए फिडेलर अक्षमता का सिद्धांत। यह आपका इसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो फिडेलर के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि नेता को कितना नियंत्रण और प्रभाव प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने परिस्थिति के अनुकूल 3 प्रमुख कारकों द्वारा मापा जाता है। एक आपका आता है नेता सदस्य प्रबंधन। ठीक है, एक आपका आता है रिलेशनशिप, एक आता है कार्य संरचना आती है, एक आपकी पद शक्ति आती है, और कार्य की स्पष्टता और सरलता और नियमों की परिभाषित सीमा होती है। नेता के पास अधीनस्थों को पुरस्कृत करके दंडित करने की औपचारिकता आती है। फिडलर का मानना था कि अत्यधिक अनुकूल अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य केंद्रित नेता सबसे सफल होते हैं, जबकि मध्यम रूप से अनुकूल परिस्थितियों में संबंध केंद्रित नेता अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। अब आपके एग्जाम में आएगा BS ब्लिचेट का पारिस्थितिकी सिद्धांत। तो नीचे वाले का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऊपर वाला मैं रीड कर देता हूँ। पॉल अर्सी और केन ब्लैंचेट ने एक अत्यंत व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत किया जो अनुयायियों की परिपक्वता पर तत्परता पर आधारित है। जैसे जैसे अनुयायी अधिक सक्षम और प्रतिबंधित होती जाती है तो नेता को अपनी शैली का बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको एक बार रीड करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेतृत्व की शैलियाँ उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। आपका सिलेबस 3 के बीच में आ गए हैं। अब आपका आ गया है सिलेबस यूनिट 3 का, इकाई 3 का सिलेबस आ गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं पारंपरिक नेतृत्व। ठीक है, तो ये नेतृत्व शैली स्थापित रीति रिवाजों, ऐतिहासिक परंपराओं, वंशानुगत अधिकारों, सामाजिक पदानुक्रम आधारित होती है। इसमें नेता की सत्ता के लोग इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि ऐसा हमेशा से होता आया है कि उदाहरण के लिए जैसे पारिवारिक व्यवसायों में परिवार की सबसे बड़े सदस्य को स्वतः ही नेता मान लेना। इस शैली में स्थिरता तो होती है, परंतु नवाचार आधुनिक व्यावसायिक जटिलताओं से निपटने की क्षमता की कमी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लेन देन के संबंधित नेतृत्व है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पारंपरिक नेतृत्व वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि पारंपरिक नेतृत्व क्या होता है, विस्तार से समझाइए। लेन देन संबंधित नेतृत्व क्या होता है, विस्तार से समझाइए। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं कि लेन देन संबंधी नेतृत्व। तो लेन देन संबंधी नेतृत्व देने और लेने की सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें नेता अनुयायियों के बीच एक औपचारिक व्यावसायिक अनुबंध होते हैं। ये सबसे पहले आता है कार्य प्रणाली आपकी आती है, और बाद में आती है आपकी उपयोगिता। ठीक है, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य प्रणाली। तो नेता अधीनस्थों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और अच्छे प्रदर्शन के बदले उन्हें वित्तीय या गैर वित्तीय पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, जबकि लक्ष्यों को पूरा न करने पर उन्हें दंडित भी करता है। ठीक है, उनको पिटाई भी करता है। उपयोगिता की उन्हें बात करें तो ये शैली देने कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने, दक्षता बढ़ाने, स्थापित मानकों को बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। आगे बात करते हैं परिवर्तनकारी नेतृत्व। ये भी इम्पोर्टेंट है, परिवर्तनकारी नेतृत्व है। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में दिया गया परिवर्तनकारी नेतृत्व। ठीक है, तो परिवर्तनकारी नेतृत्व नेता केवल दैनिक कार्यों का प्रबंधन नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने अनुयायियों के विचारों, मूल्यों और आकांक्षाओं को पूरी तरह से बदल देते हैं। ठीक है, कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने एक प्रमुख गठन के बारे में, प्रमुख घटक कौन कौन से है, कार्यप्रणाली क्या है। तो नेता एक आकर्षक और प्रेरणादायक सादा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अपने व्यक्तिगत उदाहरण नेतृत्व करिश्माई व्यक्तिगत से अनुयायियों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत हितों से उठकर संगठन के व्यापक हितों के लिए कार्य करें। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रमुख घटक के बारे में बात करें तो आदर्श प्रभाव, प्रेरणादायक, अभिप्रेरक, बौद्धिक प्रोत्साहन और व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करता है। इसका आपका होता है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे क्लास चलेगी आपकी प्रेरणादायक नेतृत्व है। ठीक है, 3-4 नेतृत्व है आपके, तो नेतृत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके हैं लगभग 5 आपके नेतृत्व है, तो इनसे 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे 100%। छोटी वाले में आएंगे लगभग आपके 2-2 नंबर वाले में आपके
3 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि हमारा 6 नंबर तो यहाँ से ही तैयार हो गए हैं। ठीक है, छोटी वाले में क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। ठीक है, और अब चलते हैं। तो ये शैली आपकी प्रयोजनकारी नेतृत्व की काफ़ी निकट होती है, परंतु इसमें मुख्य बल नेता की समान शैली, उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके प्रति अन्वय की भावनात्मक आकर्षक होता है। प्रेरणादायक नेता अपने बालों और विचारों से लोगों के भीतर एक नया उत्साह, आशा, ऊर्जा का संचार करते हैं। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अन्वय को हताशा से निकाल कर विजय की ओर अग्रसर करते हैं। आगे बात करते हैं आपके सेवक नेतृत्व या सेवाभावी नेतृत्व है। तो रोबोट ग्रीनलीफ्स द्वारा प्रतिपादित एक अत्यंत मानवीय और क्रांतिकारी अवधारणा है। इसका मूल मंत्र नेता बनने से पहले सेवक बनो है। नेता बनने से पहले जनता के बीच में रहकर उनके जो आंदोलन है उनकी पालना करो, उनसे जो सीख लो कि किस प्रकार आगे व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। जैसे मूल सिद्धांत आता है आपका कि इस शैली में नेता की प्राथमिकता अपनी व्यक्तिगत सत्ता या प्रसिद्धि बढ़ाना नहीं होती है, बल्कि अपने अधिष्ठितों की आवश्यकता को समझना होता है, उनके विकास के मार्ग का प्रस्तुत करना होता है और आपके होता है। ठीक है, प्रेरणा के बारे में बात करें तो प्रेरणा ये शैली संगठन में अत्यधिक सहयोग, सकारात्मक कार्य शक्ति, संस्कृति का निर्माण करती है और जहाँ कर्मचारी की वफादारी और उत्पादकता स्वतः ही चरम पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब नेतृत्व में उभरते हुए मुद्दे के बारे में बात करेंगे। नेतृत्व में उभरते हुए मुद्दे, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल से आपके बीच में। नेतृत्व में उभरते हुए मुद्दे, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो डेनियल गोलमेल के शोधों ने यह सिद्ध किया है कि उच्च स्तर के नेता की सफलता में उसकी बौद्धिक क्षमता की तुलना में उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का योगदान आपका 80% से अधिक होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि स्वयं की और दूसरी भावनाओं को पहचान समझना, उन्हें प्रभावी ढंग से संबंधित करना है। प्रभावी नेतृत्व के लिए भावनात्मक 5 प्रमुख सिद्धांत कौन से आता है। एक तो आपका आता है आत्म जागरूकता का सिद्धांत आता है, एक आपका आता है आत्म नियमन का सिद्धांत आता है, एक आपका आता है आंतरिक अभिप्रेरण का सिद्धांत आता है, एक आपका सहानुभूति का सिद्धांत आता है, एक आपका आता है सामाजिक कौशल। तो आपके लिए 500 इंपॉर्टेंट है, तो आप 500 को रीड करके जाना। ठीक है, इनके आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है तो आपको ये भी आपको समझना है। ठीक है, पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ले लिया, ठीक बात है। तो बी के बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक संगठनात्मक परिवेश में विश्वास को नेतृत्व को प्राथमिकता माना गया है। यदि अनुयायियों को अपने नेता की ईमानदारी, क्षमता और पारदर्शिता पर विश्वास नहीं है तो वे कभी भी उसके निर्देशों को सहर्ष पालना नहीं करेंगे। विश्वास का निर्माण नेता की कतरनी क्रांति में समानता, निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता और संगठन की टीम के साथ खड़े रहने से होता है। सी, आगे बात करते हैं आपका सी के बारे में। तो लिंग और नेतृत्व है। तो समकालीन व्यावसायिक जगत में महिलाओं की नेतृत्व की भूमिका एक अत्यंत प्रशंसनीय विषय बन चुका है। दिनों से पता चलता है कि महिलाएं और पुरुष नेतृत्व की प्रभावशीलता में समान रूप से सक्षम, परंतु उनकी शैलियों में कुछ स्वाभाविक अंतर। यानी कि आपके गांव में चुनाव तो देती है महिला, लेकिन उसका कार्य जो मुख्य से चयन करने का कार्य होता है वह उसका पति करता है। यानी कि अभी महिलाओं को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन कहीं पर अभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत से संघर्षों का सामने प्रमुख रूप से करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं महिला नेतृत्व है। ये आपके 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका था महिला नेतृत्व शैली, आपका था चुनौतियाँ। ठीक है, तो महिला प्राय अधिक सहयोगात्मक, लोकतांत्रिक और सहभागितापूर्ण शैली अपनाती है। वे मानवीय संबंधों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अधिक प्राथमिकता देती है। चुनौतियों के बारे में बात करें तो महिला नेताओं को आज भी ग्लास सीलिंग यानी एक ऐसी अदृश्य सामाजिक बाधा जो महिलाओं को शीर्ष पदों पर पहुंचने से रोकती है। यानी कि चुनाव तो महिला जीत जाती है, लेकिन जब साइन के समय आता है तो उसका पति चला जाता है। यानी कि उसका पति उसके आगे बढ़ने से उसे रोकता है। ठीक है, तो उसका पति जो कार्य होता है वह करता है, लेकिन चुनाव तो महिला जीतती है। ठीक है, तो ये आपको समझने का प्रयास करना है। आगे बात करें, आगे इसमें यूनिट इकाई 4 के नोट्स के बारे में बात करें तो इकाई 4 के नोट्स आपके एग्जाम में किस प्रकार आते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक संदर्भ आपके इस यूनिट 4 का सिलेबस है। तो व्यक्ति की अवधारणा, ठीक है, तो व्यक्ति को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सन से हुई है, जिसका अर्थ प्राचीन काल में ग्रीक नाटकों के पात्रों द्वारा पहने जाने वाले मुखौटे से होता है। परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक व्यवहार में
व्यक्तिगत अर्थ केवल बाहरी रूप या शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि ये व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य गुणों, विचारों और दृष्टिकोण का एक संपूर्ण अस्थायी सोने माना जाता है। इसमें आपका GW का एक सिद्धांत है, एलोफ्रोट का है, ठीक है, कि व्यक्ति के भीतर गुण मानव शारीरिक तंत्रों का वह ज्ञानात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व और विशिष्ट समायोजनों का निर्धारण करता है। व्यक्ति के प्रमुख निर्धारक कौन कौन से हो जाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। व्यक्ति के प्रमुख निर्धारण, तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, विकास निम्नलिखित के 3 प्रमुख कारकों से होता है। एक होता है आपका जैविक कारक होता है, एक आपका होता है पर्यावरणीय कारक होता है, एक आपका होता है पारिस्थितिक तंत्र का कारक होता है। इन सभी के बारे में आगे बताया गया है कौन कौन से होते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे पहले जैविक कारक के बारे में। जैविक कारक में कौन सा आता है, पर्यावरणीय कारक में कौन सा आता है आपका, यानी इन्वायरमेंटल में कौन सा आता है, पारिस्थितिक यानी सिचुएशन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका आता है मुख्य रूप से आनुवंशिक आती है जो माता पिता से मिलने वाले शारीरिक गुणों, तंत्रिका की बनावट, बौद्धिक क्षमता निर्धारित करता है। इसमें आता है आपका शारीरिक बनावट, मस्तिष्क। पर्यावरणीय घटक के बारे में बात करें तो बच्चा जिस संस्कृति, समाज और पारिवारिक परिवेश में पलता बढ़ता है, वह उसके मूल्य और आदतों को, व्यवहारिक प्रतिमाओं को गहराई से आकार देता है, ठीक है। संस्कृति के बारे में जान पाता है। पारिस्थितिकीय जनक कारक, तो विभिन्न जीवन परिस्थितियों व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। एक शांत व्यक्ति भी किसी गंभीर संकट के समय अप्रत्याशित रूप से अत्यंत साहसी व्यवहार कर सकता है। अब आता है व्यक्तिगत लक्षण, तो व्यक्ति के लक्षणों को मापने और वर्गीकृत करने के लिए 2 प्रमुख मॉडलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका ए के अंदर आता है, यह मॉडल मानता है कि मानव व्यक्तिगत तो 5 बुनियादी भागों में होता है। तो 5 बुनियादी भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके 5 बुनियादी भाग होते हैं। सबसे पहला आता है आपका ओपनेंस आता है आपका, एक आपका आता है कॉन्डियंसेंस होता है, एक आपको होता है एक्स्ट्रावर्जन होता है, एक आपको होता है एग्रीबलेंस होता है, एक आपका होता है न्यूरोटोजिम भावनात्मक होता है, ठीक है। तो इन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नई कलाओं, विचारों, रचनात्मक अनुभव के प्रति संवेदनशीलता और जिज्ञासा को ओपनेंस कहते हैं। और बाद में आगे बात करें तो आपके बीच में कॉन्शियंस किसे कहते हैं, कार्य के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा, संगठन और लक्ष्य उन्मुख को, व्यवहार को ये कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, सामाजिक होना, मिलनसारता होना, बातों में शारीरता होना और दूसरों के साथ ऊर्जावान महसूस करना, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्रीवेलेंस क्या होता है, सहयोगात्मक होता है होना, दयालु शुद्धता होना, दूसरों पर विश्वास करना और संघर्षों में बचना होता है। आगे बात करें न्यूटोजिज्म क्या, अनात्म क्या होता है, तनाव होती है, संदिग्धता सिद्धांत होता है उसके ऊपर होता है। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये मॉडल व्यक्ति को 4 प्रमुख भागों में बांटता है। कौन कौन से भाग आ जाते हैं इसमें, एक तो आपका आ जाता है, थोड़ा सा वेट करें, इसका आ जाता है, एक तो आपका आता है अंतर्मुखी, एक आपका आता है संवेदी आता है, एक आपका तार्किक आ जाता है, निर्णयात्मक आ जाता है। इनके बारे में आपको याद करना है, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख भाग है, इनको याद करना है आपको, और पेपर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। संगठनों में व्यक्तिगत की प्रमुख विशेषता, ये भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस तो रहेगा, लेकिन उतने ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे, तो आपको फिर भी एक बार इसको रीड करना है। एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। मूल्यांकन होता है, ये उस सीमा को दर्शाता है जहाँ व्यक्ति स्वयं को सक्षम बनाता है, मूल्यवान बनाता है और जीवन पर नियंत्रण करने के लिए कार्य करता है। नियंत्रण का केंद्र आता है लॉक्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये व्यक्ति के इस विश्वास को दर्शाता है कि उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं का नियंत्रण किसके हाथ में है। इसको 2 श्रेणी में बांटा जाता है। ये तो आपका आंतरिक नियंत्रण आता है, एक आपको आता है बाह्य नियंत्रण, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आंतरिक नियंत्रण, ऐसे व्यक्ति मानते हैं कि उनकी सफलता या विफलता उनके स्वयं के प्रयासों से, कड़ी मेहनत और निर्णयों का परिणाम है। अधिक आत्म प्रेरित और कठिन परिश्रमी होती हैं। बाह्य नियंत्रण की बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति मानते हैं कि उनके जीवन की घटनाएं बाकी परिस्थितियों या बाहरी लोगों के निर्णय द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी कि ये लोग अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरा किस्मत खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, ठीक है, किस्मत के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आगे बात करते हैं सह प्रभावकारिता सिद्धांत, ठीक है।
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्व प्रभावकारिता सिद्धांत, तो किसी व्यक्ति ने किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए स्वयं व्यक्ति की क्षमता, व्यक्तिगत विश्वास स्व प्रभावकारिता कहलाता है। मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में 2 नंबर वाले में, ठीक है। 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 नंबर वाले में क्वेश्चन आएगा, कितना परसेंट आएगा? 99% आएगा, ठीक है। इसको आपको पढ़ के जाना है। एक आपको आता है आत्मसम्मान, तो स्वयं के प्रति आदर व अपने स्वयं के मूल्य की भावनाओं को आत्मसम्मान कहा जाता है। उच्च आत्मसम्मान वाले लोग कार्यस्थल पर अधिक रचनात्मक होते हैं और उनमें असफलताओं से उबरने की तीव्र क्षमता होती है। स्व निगरानी, तो स्व निगरानी वाला इसका तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सानी हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि समय की वैल्यू होती है, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो यह व्यक्ति, ठीक है, यह व्यक्ति की उस क्षमता को दर्शाता है जिसके माध्यम से बाहरी समाज परिस्थिति जन्य कारकों के अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूलित या परिवर्तित कर लेता है। संगठनों में स्व निगरानी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को निम्नलिखित की सारणी में समझा जा सकता है। सकारात्मक प्रभाव कौन से, नकारात्मक प्रभाव क्या है? उच्च निगरानी वाला पढ़ना है आपको, निम्न निगरानी वाला, दोनों का आपको एक बार रीड कर लेना है। आगे बात करते हैं आगे जो नेतृत्व और संगठनात्मक संदर्भ, आपके रतन टाटा इसमें बहुत से आएंगे, यानी कि आपके भारत के प्रमुख उद्योगपति इसमें आने वाले हैं, ठीक है। किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नेता कर्मचारियों का व्यक्तिगत संगठन की कार्य संस्कृति के साथ कितना अनुकूल है, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। इस संगठनात्मक व्यवहार में पर्सनल जॉब फिट और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन फिट सिद्धांतों के माध्यम से समझा जाता है। जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कार्यों की प्रकृति संगठन के मूल्यों से मेल खाता है तो कर्मचारी की कार्य संतुष्टि, उत्पादकता, वफादारी चरम पर पहुंच जाती है जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सुगम हो जाती है, ठीक है। समकालीन व्यावसायिक नेता कौन से हैं जो अपने धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं? तो इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके आते हैं रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा जी आपके आ गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए समकालीन व्यावसायिक नेताओं की व्यक्तिगत और नेतृत्व का विश्लेषण अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आते हैं आपके रतन टाटा जी, बाद में आपके आगे आते हैं स्टीव जॉब्स आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले रतन टाटा, इनकी नेतृत्व शैली कैसी थी ये भी आपको लिख कराना है। नेतृत्व शैली कैसी थी, व्यक्तिगत लक्षण कैसे थे, यानी व्यक्तिगत लक्षण कैसे थे, यानी कि बीमार रहते थे या किस प्रकार कार्य करते थे। बीमार वाला आप नहीं समझेंगे, इसको समझना है कि कितने अच्छे व्यक्ति थे या कितने खराब व्यक्ति थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वे मुख्य रूप से सेवक नेतृत्व और परिवर्तनकारी नेतृत्व के आदर्श से उदाहरण माने जाते हैं, यानी कि वह एक सेवक नेतृत्व है और परिवर्तनकारी नेता माने जाती है। आगे बात करते हैं आपके बीच में कि ये उच्च स्तर की ईमानदारी, परोपकारिता और सामाजिक सरोकार के प्रति गहरी प्रतिबद्धता। उन्होंने हमेशा व्यावसायिक मुनाफे से ऊपर राष्ट्रीय समाज कल्याण को प्राथमिकता दी, ठीक है। यह आपको समझना है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले स्टीव जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेतृत्व की शैली कैसी थी इनकी और इनका व्यक्तिगत लक्षण कैसा था, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनकी ये वे अपनी अनूठी करिश्माई और प्रेरणादायक नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वे अपनी कला से जाने जाते हैं, ठीक है। अनुभव के प्रति अत्यधिक खुलापन, पूर्णता, दृष्टिकोण और नवाचार के प्रति अटूट निष्ठा, अपने दृष्टिकोण से वैश्विक तकनीकी उद्योग दिशा को बदल दिया, ठीक है। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु आपको इनको पढ़ लेना है आपको समय निकाल कर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज जरूर पढ़ेंगी और आपकी इम्पोर्टेंट नोट्स की क्लास आपको बाद में मिलेगी। बाद में कब मिलेगी? तो आज देखो मेरे हिसाब से आप वीडियो देख रहे होंगे 1 जुलाई के आसपास आप वीडियो देख रहे होंगे। 1 जुलाई के आसपास आप वीडियो देख रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम डेट 8 जुलाई है, तो ये वीडियो आपको 5 या 6 जुलाई को मिल जाएगा, ठीक है। 5 या 6 जुलाई को आप इसको नोट कर लीजिए, या तो पहले मिल जाएगा, नहीं कि 5 जुलाई के पहले आपको इसके इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के का मिल जाएगा वीडियो। इसके नोट्स मैंने बना लिए, यानी कि नोट्स इसको आपके देख सकते हैं। इसको मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, टेलीग्राम नहीं व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो मैंने बताया था कि व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको 88 75 63 94 9949 वैसे एक ना 49 प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी, बाद में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वो इसके नोट्स अभी प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि
जो पेड है उनके लिए बहुत सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए हम उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं। देखिए ऊपर इसके नोट्स वाला पीडीएफ है और इसके नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी क्लास दे सकते हैं। अच्छे लघुरात्मक क्वेश्चन मिलेंगे, बर्थडे वाले क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे। तो वो आपको मिलेगा पीडीएफ इस आपके ग्रुप में। तो 49 प्राइस पे करनी पड़ेगी, बाद में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।